चलो बेटा इधर सुनो। सबसे पहले क्या है, सुनिएगा ध्यान से। हम जान रहे हैं कि आज आप लोग जो आए हैं वो इनमें से कुछ बच्चे या उसमें अधिकांशतः बच्चे कल एब्सेंट करेंगे। ठीक है, वो कहेंगे भाई ये चीज पढ़ा हुआ है तो हम घर पे ही बैठ के अपना पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन है क्या कि बेटा कि देखो, इस चीज को थोड़ा सा समझना इस बैच के बारे में कि 6:30 से 7:30 ये जो टाइमिंग है, या ऐसा टाइमिंग है जिसमें हम रोड पर घूमते हुए नजर आते हैं, जिसमें सब्जी खरीदते हुए या इधर उधर किसी के रूम में या इधर उधर रहते हैं। कभी भी इस दौरान हम पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, और इसलिए बेटा कि आपको ये जो बैच जो खोला गया 6:30 से 7:30 का बैच, इसमें पहले हम क्या करने वाले, एकदम शुरू से जैसे आपको पढ़ाया जा रहा था बस वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको बस लिखने के लिए थोड़ा सा वक्त हम कम देंगे। आप एक मीडियम में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको आगे बढ़ा देंगे। अगर आपसे छूट जाता है तो उस कंडीशन में, अगर आपसे छूट जाता है तो उस कंडीशन में हम आपको स्कैनर दे देंगे। उस स्कैनर से आप घर जाके फेयर कर लेंगे। क्योंकि हम लोगों को क्या है कि साहब ये जो बैच स्टार्ट हुआ इसको रेगुलर बैच में जितना चल रहा है उसके बराबर भी तो आना है। तो रेगुलर बैच समझना कि रेगुलर बैच हमारा 2 घंटे का बैच है और ये बैच हमारा 1 घंटे का है ना। तो हमको पर डे उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पर डे उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब ना हम उसके बैच के बराबर आ पाएंगे। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अब सोचो कि साहब लेट होते जाएंगे और पीछे होते जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे, सब चीज समझाएंगे आपको। आपको भी अगर यहाँ लिखना है तो भरसक प्रयास करें, जितना लिखा जाए लिखा जाए। नए बच्चे अगर हैं तो, पुराने अगर बच्चे हैं तो उनका लिखा हुआ होगा। ठीक है, अगर आप में स्पीड है तो आप मेरे साथ लिखेंगे, क्योंकि हम जितना देर में इंग्लिश लिखेंगे उतना देर में आप हिंदी लिख लीजिएगा, या जितना देर में हम हिंदी लिखेंगे उतना देर में आप इंग्लिश लिख सकते हैं, है ना। नहीं लिख सकते क्योंकि हम तो डबल लैंग्वेज लिखेंगे, आप तो एक लैंग्वेज लिखिएगा, है ना। तो खूब बढ़िया से आपका हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि ये सिलेबस से स्टार्ट होगा और ये आपको खूब बढ़िया से डेली ये बैच चलेगा। इसमें एक विद्यार्थी भी आए या एक विद्यार्थी भी नहीं आए, फिर भी ये बैच हम आपको चलाएंगे। नहीं बात समझ, ये क्लास पूरा खाली रहेगा, फिर भी हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे, लाइव कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, जो भी करेंगे वैसे। लाइव में विद्यार्थी नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग, बात समझ में आ रही है। तो एक बार क्लास में आके बैठेंगे, टीचर के संपर्क में रहेंगे, टीचर सामने रहेगा, तो उसका मजा अलग होता है। तो ये टाइम आपका बचेगा और घर जाकर फिर आपको फिजिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हम आपको अभी तो सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, और जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जैसे रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, परिवर्तन हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, कंप्लीट होने के बाद इस बैच में जैसे 1 महीना में हमारा परिवर्तन कंप्लीट हो गया या 10 दिन में कंप्लीट हो गया, जितना दिन में कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करेंगे कि अब कंप्लीटेड है, अब आपको यहीं पर बैठ के पूरा फिर शुरू से कहेंगे कि 5 पेज आपको याद करना है यहीं पर बैठ के। अभी हम यहाँ खड़े हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ से हट जाएंगे, हम वहां पर रहेंगे और आपको हम कहेंगे कि बेटा ये 5 पेज है शुरुआत का, इस 5 पेज से क्वेश्चन अभी पूछेंगे, तुरंत आपको याद करना है। आप क्लास में बैठ के मन में, जैसे कैसे आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं, वैसे विद्यार्थी आप यहाँ पर बैठ के अपना पढ़ाई करेंगे। 1 घंटा पढ़ा दिया गया है, अब उसको याद करने का आवश्यकता है, उसको याद करेंगे, या पर डे आप याद करते जाइए। और उसको याद करने के बाद फिर हम आपसे लास्ट के 15 मिनट 20 मिनट हम आपसे क्या करेंगे, पूछेंगे। कोई डिराइवेशन होगा, वो डिराइवेशन हम आपको दे देंगे 5 नंबर बनाने के लिए, कि चलो भाई आज आ गए, आज हम लोग ये वाला डिराइवेशन हम लोग आज करने वाले हैं, है ना, कि जो हमारा 1 घंटा में हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, वैसा काम आपको किया जाएगा। ओवरऑल कुछ भी हो जाए बेटा, ये बैच इसलिए है कि साहब अपने संस्थान का रिजल्ट क्या हो, बेहतर नहीं बेहतरीन हो। इस साल अपने संस्थान का रिजल्ट खराब आया है, मतलब अच्छा नहीं आया है ना। तो अच्छा कैसे होगा, तो मेहनत करने से होगा। आप मेहनत कीजिएगा, हम मेहनत करेंगे, तो हम किसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं, आपके ऊपर। ओवरऑल मेहनत तो आपको करना है, तो आप मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा बैचेज जो चलाई जाती हैं कि साहब किसी का छूट गया या कोई कमजोर है या फिजिक्स उसको नहीं आता है, उसके लिए एक्स्ट्रा बैच चलाया जाता है। तो कहीं भी जाइएगा तो एक्स्ट्रा बैच आपको नवंबर में स्टार्ट किया जाता है। लेकिन एक चीज समझना बेटा कि अगर हम इस शुरुआत का ये 4 महीना जो अभी है हम लोग के पास, यही 4 महीना मेन पढ़ाई होगा और इसी 4 महीना में आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। और इस 4 महीना में अगर हम नहीं पढ़ पाए बेटा, तो आगे आगे जब छुट्टियां होनी चालू हो जाएंगी, दशहरा, छठ, दिवाली, जब इन सब माहौल जब आना चालू हो जाएगा, तो फिर आप नहीं पढ़ पाएगा। और उस टाइम पे आप सोचिएगा कि लास्ट के 2 महीना में हम ही
चाहे कि हम लास्ट के 2 महीना में अब हम रिवीजन बैच स्टार्ट करें, उस रिवीजन बैच में हमारे बच्चे बम बम करने लगे, तो नहीं पॉसिबल हो सकता है। उस रिवीजन बैच से कोई फायदा नहीं। हम शुरुआत से नहीं मेहनत करेंगे तो लास्ट में मेहनत नहीं हो सकता बेटा। तो आज से मेहनत करना है, अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए अभी आपको अपने पैर पे खड़ा होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो बाद में आप क्या हो जाएगा बेटा, अपंग हो जाएगा। तो हम लोग बिना देर किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका क्लास चलेगा, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th का ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ऑप्टिक्स, OPTICS। ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? प्रकाशिकी। अब कहता है क्या कि इस ऑप्टिक्स में बेसिकली पहले समझना कि ऑप्टिक्स को हम लोग 3 भागों में बांटे हुए हैं। कितने भाग में बांटे हुए बेटा? 3 भागों में। पहला भाग जो आपको आएगा, पहला जो आपको आने वाला है वो आने वाला है मैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बेटा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, तो लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोग यहाँ पर बेसिक फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? बेसिक। इसका हम लोग बेसिक ही जानेंगे, और ये बेसिक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग देखे थे ना बेटा स्टार्टिंग में, जब शुरुआत हुआ था तो करीबन 8 से 9 नंबर का पेपर बेटा इसी बेसिक से हम लोग का डील हुआ था, है ना, जो 2026 में आया था। नेक्स्ट आएगा बेटा हम लोग का रे ऑप्टिक्स। इस रे ऑप्टिक्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। रे ऑप्टिक्स, जिसको आप हिंदी में किरण, रे का मतलब क्या होता है? किरण। ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, उसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स। क्या आता है बेटा? वेव ऑप्टिक्स। वेव का मतलब होता है तरंग, और ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। ठीक है। मेन आपको क्या करना है बेटा, ये टोटल 3 टॉपिक्स हम लोग को क्या करना है, डील करना है, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे बेटा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, विद्युत चुंबकीय तरंग से। एक काम करना बेटा, है ना, आप जब लिखते रहेंगे ना तो फिर ज्यादा उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप पर डे घर पे लिख लीजिए, क्या बात समझ में आई, है ना। क्योंकि आप जब लिखते भी रहिएगा तो फिर इफिशियंसी होगा कि साला मास्टर हटाने वाला है ना, जल्दी जल्दी लिख लिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, समझने में ये दिक्कत हो जाएगा। याद कर लेंगे, आज स्कैनर दे देंगे, घर जाके आधा घंटा अपना कंप्लीट कर लेंगे, एकदम शुरुआत से तो चला ही रहे, है ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं, हेडिंग डालेंगे हम लोग, पहले पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे बेटा विद्युत चुंबकीय तरंग। अब मैटर है कि सर, सबसे पहले हमको आज समझना है कि सर ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। तो पहली बात समझिए कि सर यहां से जो लाइट आ रही है ना, हेलो, यहां से जो लाइट आ रही है, ये लाइट भी हमारी क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। असल में जो प्रकाश हमको दिखाई देती है, यह प्रकाश ही हमारा क्या होता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। जो सूर्य से प्रकाश आती है, सन से जो लाइट होती है, वो भी हमारी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। आपका हड्डी टूट जाता है, उसका एक्सरे जब कराने जाते हैं, तो वो जो एक्सरे होता है वो भी हमारी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो हमको इसी विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो मेन इसका सोर्स क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का मेन सोर्स क्या होगा, तो सन। मेन सोर्स क्या होगा, सोर्स मतलब स्रोत कौन सा होगा इसका, सूरज। सन से ही ना हमको लाइट मिलती है बेटा, तो वो सूरज हमारा क्या हो गया, स्रोत हो गया, और वह विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या हो गया बेटा, सोर्स हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सर विद्युत चुंबकीय तरंग कहते किसको है ना। आई, तो सबसे इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां समझना बेटा, हिंदू कलम देता,
हो गया। पहले देख विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। कहता है क्या कि सर ऐसे तरंग, कितने लोग इंग्लिश में है हाथ खड़ा करो, इंग्लिश मीडियम में, ओके वेरी गुड। कहता है क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं, बाकी तो हिंदी वाले भी इंग्लिश समझ जाएंगे। कहता है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, तो कहता है क्या कि सर वेव है, क्या है बेटा, वेव। तो कहिएगा कि सर ऐसे वेव, कौन से वेव, ऐसे वेव मतलब ऐसे तरंग जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ होता है। यहां देख नाम ही है इसका इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड, अब मैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे वेव जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब ऐसे तरंग, कौन से, ऐसे तरंग जो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। कॉपी खोल के रखिए, उसको कॉपी खोल के रखिए, उसके जब हम याद करवा रहे हैं तो कॉपी से भी याद कीजिए कि ऐसे तरंग जो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब इस विद्युत चुंबकीय तरंग की खासियत क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग समझ में आ गया, इसमें विद्युतीय क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। मतलब जो सूर्य से प्रकाश आती है उसमें विद्युतीय क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। ये ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रही है इसमें भी क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। एकदम पक्की वाली बात बेटा। अब सोच, कहता है क्या कि जैसे अगर हम लोग कहें कि साहब कोई लड़का है किसी रूम में रह रहा है, अब एक रूम में 2 पार्टनर है, रह रहा है लोग, तो अब मन में ख्याल आ जाता है कि साला उस रूम में 1 बेड है कि 2 बेड है। अगर कह दिया गया कि ना उस रूम में 1 बेड है, तब 1 बेड है, तो मन में ख्याल आ जाता है कि लड़का कैसे सोता होगा, सब 1 बेड पे दोनों सोता है कि एगो ऊपर एगो नीचे सोता है, एगो भुइया में सोता है कि एगो ऊपर सोता है। अरे है ना, तो बोल, ऐसा मन में ख्याल आता है ना बेटा। तो सोचो कि ये जो वेव है यह तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बना है। मतलब एकरा में 2 लोग हो गए, एगो इलेक्ट्रिकल फील्ड वाले लोग हो गए, एगो मैग्नेटिक फील्ड वाले। अब मैटर है कि सर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एकरा में रहता कैसे है। अरे यार वेव में इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। अब यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि सर ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों होते कैसे, कैसे रहते होंगे, तो समझना। कहता है क्या कि ये है, मान लो कि हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब विद्युतीय क्षेत्र। अच्छा इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में समझ में आता है तो थोड़ा सा समझ लीजिए मुंह से। जैसे अगर हमारे पास मास है, क्या है बेटा, मास का मतलब द्रव्यमान, हमारे पास मास है, इस कलम के पास मास है, मास का मतलब द्रव्यमान है बेटा। तो जिसके पास भी मास होता है तो ये प्रॉपर्टी होता है, उसका गुण धर्म होता है कि वो अपने चारों तरफ एगो फील्ड बना के रखता है, एगो क्षेत्र बना के रखता है, और उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। बल नहीं, क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। जैसे धरती है, सबसे ज्यादा मास किसके पास होता है, धरती के पास। सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसके पास है, अर्थ के पास। तो अगर अर्थ के पास सबसे ज्यादा द्रव्यमान है तो अर्थ के चारों ओर देखो तो एगो ग्रेविटेशनल फील्ड है कि नहीं है, एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। कहता है कि अगर कोई मास इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर में होगा तो धरती सट दे ओकरा खींच लेगी, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर होती है तो क्या धरती उसको खींच पाती है। मतलब वही चीज है कि साहब अगर धरती है तो धरती के पास मास है, तो मास अपने चारों तरफ एगो क्षेत्र बना के रखते हैं, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। वैसे ही अगर चार्ज देखिएगा, जैसे चार्ज का मतलब एगो इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी अपने चारों तरफ एगो क्षेत्र बना के रखता है, इसका गुण धर्म है। ये कहां से आता है, कुदरत ने दिया है इसको। हमारे पास फील्ड है, हमारे पास मास है ना बेटा, तो हमारे पास भी फील्ड, हम भी चल रहे हैं तो ऐसा फील्ड बना के चल रहा है, ना तो बोल रहे हैं। तो कहां से ये फील्ड आ गया, तो नेचर ने दिया है। कौन दिया है बेटा, प्रकृति ने हमको दिया है। वैसे ही ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर भी एगो क्षेत्र बना होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, आवेश है, क्या है बेटा, आवेश है। तो आवेश अपने चारों तरफ एगो क्षेत्र बना के रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या बोलेंगे बेटा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे, विद्युतीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिकल फील्ड समझ में आ गया बेटा। अब कहते हैं क्या, वैसे ही साहब चुंबक होता है, चुंबक। तो चुंबक में देखते होंगे ध्रुव होता है, क्या होता है, ध्रुव, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं बेटा। तो साहब जो चुंबक होता है ना, वो अपने चुंबक में जो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये जो पोल होते हैं, ये पोल अपने चारों तरफ एगो क्षेत्र बना के रखते हैं। खूब ध्यान से खाली सुनना है ना।
पोल अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं, एक क्षेत्र बना के रखते हैं, और उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, उस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नहीं आया। पोल को दिखाते हैं एम से, किसे दिखाते हैं बेटा, अगर मान लो कि यही ध्रुव है, कौन सा क्या है बेटा, ध्रुव, तो ये ध्रुव भी अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना के रखता है, गुण है उसका, खुद का गुण होता है कि ध्रुव अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना के रखता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलना यार, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हिंदी में बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गया। तो यही जो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है जो चार्ज के कारण, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास ये दोनों फील्ड होते हैं। अब मैटर है कि सर ये दोनों फील्ड कैसे होते हैं, तो समझना, कहते हैं क्या कि ये होता है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड। कौन सा फील्ड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑसिलेट करता है, कंपित होता है, तो वो ऐसे ऐसे कंपित होता है ना, ये हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड। जिधर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑसिलेट हो रहा है, कंपित हो रहा है, इसके जस्ट 90 डिग्री पर ऐसे हमारा क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऐसे 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 क्या होता है बेटा, कंपित होता है। समझ में आ गया बेटा। तो अब देखिएगा बेटा, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें ये वाला कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गई वेव, और ये वेव आप तक कैसे आती है, मतलब ये सन से लाइट हो गया, लाइट कैसे आती है आप तक, ऐसी आ रही है, तो इधर हो गया इसकी वेलोसिटी, ये हो गया इसकी वेलोसिटी, ये वेग हो गया। वेलोसिटी का मतलब वेग, वेग मतलब एक तरह समझिए चाल, है ना। तो ये वेव कैसे जा रही है आप तक, ऐसे आ रही है। क्लियर है, अरे है ना, तो बोल, तो बस यहीं से पॉइंट निकल जाएगा कि सर विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, ऐसे तरंग जो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बने होते हैं, उनको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग की वेग तीनों तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। पक्का। बस आइए जल्दी से हम खटाखट लिख दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहेंगे। हाँ, तो लोग याद भी करते रहो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं, बोलो तुम लोग, दोज वेव, दोज वेव। अब लिखवाओ, हमको बोल के लिखवाओ, दोज वेव which consist of electrical field as well as magnetic field are called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हो गया, ये तो एक पॉइंट हो गया कि इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। अब साहब इनका डायरेक्शन दिखा दिया जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइटिंग समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ वेव आर म्यूचुअली perpendicular each। हो गया, बस इतना ही लिखना है। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। ये जो क्लास है ना बेटा, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि कल होके, चूंकि एग्जाम आपको साल भर बाद देना है, तो कल होके जब आप रिवीजन करें तो आप किसके साथ करें, वीडियो के साथ कर ले, है ना। तो वीडियो के साथ करेंगे तो साहब एक एक पॉइंट जो बताया गया है वो सारा का सारा पॉइंट का रिकॉल हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, तो कहिएगा ऐसे तरंग जो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ
विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बने होते हैं। उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं ना। अब इसके बाद दिशा लिख दिया जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंग में, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र कॉमा चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग की वेग एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात बेटा नहीं, ठीक है। नहीं होगा तो कल से क्या करेंगे कि इनका एक पीपीटी बना देंगे ना। पहले का नहीं है, पहले का नहीं है, एक पीपीटी बना देंगे। तो पीपीटी बना देंगे तो जल्दी जल्दी हो, तब और अच्छा हो जाएगा, तब और जल्दी निकल जाएगा। खाली आपको खूब बढ़िया समझा के क्लास में याद करवा के तब आगे बढ़ते जाएंगे, तो इतना दिन लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाएगा, इट्स ओके, आपके लिए जो कहिएगा सो करेंगे। अरे है ना, तो पीपीटी बनवा देंगे, है ना। तो पूरा टाइप रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप रहेगा, और उसके बाद हम आपको यहाँ समझाते रहेंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। ओके, है ना। जैसे वो सब नहीं कर पड़ता है, पढ़ाता है सब, वैसे ही आपको करा देंगे, है ना। ठीक रहेगा ऐसे। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आ गया। अब जब आप इतना लिखोगे ना बेटा, ये 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। ये कितने नंबर में पूछा जाता है बेटा? 2 मार्क्स में, और पूछा गया है आपके बिहार बोर्ड्स में। इसलिए आपको पूरा लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा और एक छोटा सा बेटा इसमें डायग्राम भी बनाइएगा, है ना। तब 2 नंबर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? कहते हैं क्या कि देखो, डायग्राम इसका बनाइएगा, उसके नीचे एक डायग्राम बना लीजिएगा। सबसे पहले ऐसे एक्स एक्सिस में, कैसे बेटा? आपको पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, क्या तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं? तो इसी में कोई एक एक्सिस होगा जिसमें वेव होगा, वेव की वेलोसिटी होगी। कोई एक एक्सिस, क्योंकि सब 90 डिग्री पर है, और दूसरे एक्सिस में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड। तीसरे एक्सिस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। वो कैसे होते हैं? तो आओ देखो, इधर की ओर हो गया भी। देखो, अगर भी किसी लेटर के ऊपर, अल्फाबेट के ऊपर अगर तीर लगा दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब सदिश राशि, और सदिश का मतलब उसके पास अपना क्या होता है? दिशा भी होता है। क्या होता है बेटा? दिशा। तो ये हो गया, भी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ वेव, मतलब तरंग की वेग। तरंग की वेग हो गया। और इसके इधर ही वेलोसिटी दिखाना है ना। और इसके जस्ट लंबवत में ऐसे ई वेक्टर डाल दीजिएगा। ई का मतलब हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा। और इन दोनों के लंबवत में कैसे? तो ऐसे। समझ में आ गया? ऐसे बाहर की ओर, है ना। और इधर की ओर हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं बी से। चुंबकीय क्षेत्र को एम से, मैग्नेटिक फील्ड को एम से ना, किसे? बी से। तब ऐसे तो लिया नहीं जा सकता है, तब प्लेन कागज पर हम कैसे दिखाएंगे? तो ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। और यहां पर लिखेंगे बी वेक्टर, और बी वेक्टर का मतलब हो गया आपका मैग्नेटिक, इस हिंदी में बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अब
ई आप इतना दिखा दीजिएगा और आपका आंसर 2 नंबर के लिए तैयार हो गया। अब इसमें एगो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता है बेटा, है ना, याद है आप लोग बुक में भी है, वो पूछता है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दिशा किधर होगा। हाँ, तो हमेशा होता है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा में। अगर कुछ लोग वेक्टर नहीं पढ़ेंगे तो उनको दिक्कत हुआ होगा, और जो वेक्टर नहीं पढ़े तो आप हमसे पढ़ लीजिएगा, तनी निपट जाने दीजिए, इसके बाद हम आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके वेक्टर ही पढ़ा देंगे। तो देखो, ई वेक्टर की ओर दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को रखना है और बी वेक्टर की ओर चारों उंगलियों को क्या करना है, घुमाना है। तो ई क्रॉस बी करेंगे तो अंगूठा किधर आ रहा है, भी वेक्टर की ओर। तो ऐसे याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा किधर की ओर होती है। तो एगो स्टार देके लिखिएगा, ये 1 मार्क्स में आपको दिखाई देगा बोर्ड्स में खूब बढ़िया से, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डायरेक्शन ऑफ, जैसे वेव जाती है ना बेटा, इसकी दिशा पूछेगा, तरंग जो जा रही है इसकी दिशा किधर होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज in the direction of, in the direction of, हमेशा याद रखना बेटा, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर आएगा तो ठीक, और नहीं आते तो इसको याद कर लेना है ना, कि हमारा 1 नंबर काम चल जाए। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा, विद्युत चुंबकीय जो तरंग की दिशा होती है, तरंग की दिशा हमेशा हमेशा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा में होती है। है ना, कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दिशा बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर ना कहिएगा, ये गलत हो जाएगा बेटा। हमेशा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ना है, बाद में हमको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, तो ई क्रॉस बी कर लीजिएगा, याद रहेगा बेटा। अब मैटर क्या है कि सर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप तरंग के बारे में बताइए, तरंग है क्या। मैटर समझ में आ रहा है कि सबसे पहले आप हमको वेव के बारे में बताइए, वेव क्या होता है। तो सुनना बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले अब यहां पर हेडिंग डालने वाले हैं बेटा वेव के बारे में। किसके बारे में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग। कहता है क्या कि सर पहले आप हमको समझाइए कि तरंग किसे कहते हैं, है ना, तब ना हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। सुनो, कहता है क्या कि तरंग का मतलब पहले समझो कि साहब हम जो मुंह से बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, ये हमारी क्या है, एक वेव है। क्या है बेटा, वेव है, एक तरंग है। कैसे कि साहब असल में हम खाना खाए हैं, एनर्जी मिला है, और उस एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मतलब हमारा ये जो वोकल कोड है वो वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेशन किसको मिल जाता है, यहाँ पर हवा उपस्थित होता है, वही वाइब्रेशन, वही कंपन जो होता है वो किसको मिल जाता है, हवा को। और यही कंपन, यही वाइब्रेशन आप तक पहुंचती है। वाइब्रेशन मतलब एनर्जी है, ये एक लगे ऊर्जा होगा तभी नहीं कंपित होगा बेटा। तो यही ऊर्जा कंपित होकर कहां जाती है, आपके कानों तक पहुंचती है, और आपको हमारा आवाज सुनाई देता है। बात समझ में आ रही है। तो वेव क्या है। अब दूसरी चीज, सन से लाइट आती है, क्या वो वेव है, तो हाँ वो भी हमारी वेव है, तरंग है बेटा। आप धूप में खड़े हो जाते हैं, अरे बोलना यार, तो धूप में खड़े जाते हैं तो क्या आपको गर्मी का एहसास होने लगता है, तो वो वहां से जो लाइट आ रही है वो भी क्या है, एक एनर्जी है, वो भी क्या बेटा, एनर्जी है। और जो भी एनर्जी आप कहते हैं कि एनर्जी का मतलब वेव होता है, एनर्जी का मतलब क्या होता है, वेव ही एनर्जी है, एनर्जी ही वेव है। मतलब तरंग ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही क्या है बेटा, तरंग है। जिसके पास भी ऊर्जा है तो वो तरंग है। नहीं आया, विद्युत चुंबकीय तरंग तरंग है, इसका अंदर ये ऊर्जा है। क्या है बेटा, ऊर्जा है, पक्का। तो कहता है क्या कि साहब सिंपल वे में अगर पूछा जाए कि सर व्हाट डू यू मीन बाय वेव, तरंग किसे कहते हैं, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे तरंग किसे कहते हैं, तो सिंपल आप कहिएगा कि सर वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब तरंग जो है वह ऊर्जा का एक क्या है, रूप है। जैसे दुर्गा जी, काली जी, पार्वती जी, सती, अरे है ना, तो बोल, इस सब लोग का रूप बदला हुआ है, प्राणी एक है। नहीं आया, जो हिंदू धर्म में होंगे वो समझते होंगे।
ये क्या है, एक एक ना है। सबसे पहले सती थी, सती का ही रूप बदला, हाई हुआ हा हुआ, अरे आना तो बोल। तो इसी प्रकार से साहब ऊर्जा ही क्या है, वेव है। मतलब वेव क्या है, वेव इज नथिंग, वेव कुछ नहीं होता है, यह सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, ऊर्जा का एक रूप है ना। तो सिंपल वेव किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब तरंग ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप है। इट्स ओके बेटा। अब मैटर कहता है क्या कि हमको वेव इसलिए पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप कहेंगे कि सर ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, इसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, इसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, इसकी आवृत्ति कम होगी, इसके पास ऊर्जा ज्यादा होगा, इसके पास ऊर्जा कम होगा। तो किसे कहते हैं वेवलेंथ, किसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, किसे कहते हैं टाइम पीरियड, किसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। इन सब चीजों को पहले समझेंगे, माइंड में समझ में आएगा, अरे यार यही ना वेवलेंथ है, तब ना हम आगे बढ़ाएंगे अपने सिलेबस को। आपको समझ में आएगा कि वेवलेंथ घट रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। तो आइए, तो इसी वेव में बहुत छोटे छोटे टर्म्स होते हैं बेटा, 5 गो टोटल टर्म्स होता है, और इन पांचों टर्म्स को आप खूब अच्छे से याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिक्स में काम नहीं देगा बेटा, ये जितना फिजिक्स में काम देगा उससे कई गुना ज्यादा केमिस्ट्री में काम देगा। नहीं आया, आइए तो इस बार समझ लीजिए बेटा कि देखो सिंपल क्या है कि मान लो कि ये एक रस्सी है, क्या है बेटा, रस्सी है ना। एक क्या है बेटा, रस्सी है, रूप है। जैसे एक रस्सी दीवार, उस दीवार में बांधा हुआ है, और दूसरा रस्सी का एक एंड हम यहां पकड़े हुए बेटा। अब रस्सी की लंबाई फिक्स हो गई, अब हम इस रस्सी को पकड़ रहे हैं, अब हम कुछ नहीं हिला डुला नहीं रहे हैं, और बोला है ना, जब हिला डुला नहीं रहेंगे तो रस्सी ऐसी नहीं लम्हा रहेगा बेटा, पक्का। तो ई वाला जो पोजीशन होता है, रस्सी इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन को ठीक है, ये जो रस्सी जो है इस पोजीशन पर है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे बेटा, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को आप बोल सकते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं बेटा, साम्यावस्था बोल सकते हैं। तो सुनिएगा, आप इस रस्सी को पकड़ के इसे पकड़े हुए हैं, अभी रस्सी में कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, काहे नहीं हो रहा है, काहे के में एनर्जी हम नहीं दिए। अब समझिएगा, इस रस्सी को पकड़कर, इस रस्सी को, अच्छा आपका टाइम हो गया है, ठीक है, बस 2 मिनट इसको समझा के आगे बढ़ते हैं, छुट्टी कर देते हैं। 7:30 का क्लास है, ओ ठीक है सॉरी, आओ तो अभी आधा घंटा बाद। तो देखो रस्सी को पकड़े हुए हैं, और रस्सी को पकड़कर हम क्या कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कोई भी एनर्जी इसको ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, तो इसे खड़ा है। अब हम इस रस्सी, मीन पोजीशन हो गया, इस मीन पोजीशन से इस रस्सिया को लगे हिलाने, मीन पोजीशन से रस्सी को लगे, तो सोच के हम पूरे रस्सी को पकड़े हुए हैं ना सर, हम क्या पकड़े हुए हैं, इस रस्सी के एक छोटे से कण को पकड़े हुए हैं। क्या पूरा रस्सी को पकड़े बेटा, हम एगो कणे को न पकड़े हुए हैं। अब हम इस कण को पकड़े हुए हैं, अब पकड़ कर लगे हिलाने। अब जब इस कण को पकड़ के जब हम हिलाने लगे, इसका मतलब क्या हो गया कि हम अपना एनर्जी इस कण को दे रहे हैं, पूरे रस्सी को दे रहे हैं, कण को दे रहे हैं, कण को दे रहे हैं। जैसे इसको एनर्जी दिए, इस एनर्जी देने से आप देखिएगा कि इस रस्सिया में कुछ कुछ होने लगा है। कैसा होने लगा है बेटा, तो आइए, ये रस्सिया में लगेगा कि रस्सिया ऐसे ऐसे कुछ होने लगी है। बोल हाँ या ना यार, बोल समझ में आया नहीं आया कि जो रस्सी पहले आपकी ऐसी थी, क्या वो रस्सी ऐसा ऐसा होने लगेगा बेटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं बेटा, पक्का। तो दिस इज कॉल्ड योर वेव, और इसी वेव के बारे में हमको क्या करना है, समझना है ना। तो सबसे पहले समझना है कि सुनिएगा बेटा, कि जब हम इस रस्सी को पकड़ के जब ऐसे ऐसे हिलाना चालू कर रहे हैं, तो अगर धीरे धीरे हिला रहे हैं तो लगता है कि रस्सिया आगे की ओर जा रही है, और धीरे धीरे हिलाते हैं तो लगता है कि धीरे धीरे जा रही रस्सिया। ये रस्सिया को पकड़ के जब तेजी से हिलाना चालू करते हैं तो लगता है कि रस्सिया बड़ा तेजी से जा रही है। बोल हाँ या ना यार। मतलब साहब ये कुछ चीज समझना है कि जो जा रही है मतलब इसके पास चाल है। चाल को अब दूसरे तरीके से बोलिए वेग। क्या बोलिए, वेग। वेग का मतलब वेलोसिटी। क्या होगा बेटा, वेलोसिटी।
तो हम कह रहे हैं कि सर ये जो रस्सी है क्या ये आगे की ओर जाते हुए नजर आ रही है? कब कब? जब हिला रहे हैं तब। तो जैसे जैसे रस्सी आगे जा रही है तो तुम खुद सोचो कि क्या रस्सी आगे की ओर जा सकती है? काहे कि सर एक इंड वहीं पर है, दूसरा इंड हम ही पकड़ ले हैं, हम छोड़ थोड़े दिए हैं, हम तो पकड़ के ही हिला रहे हैं अभी भी। अरे है ना? तो बोल, तो कुछ तो है जो जा रहा है, कुछ तो है जो, तो आखिर कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? शाबाश बेटा, एक्सीलेंट। यही सब चीज याद होना, छोटी छोटी चीजें हैं। होता क्या है कि जो हमारे पास एनर्जी था ना बेटा, वो एनर्जी इस पार्टिकल को दिए। अभी पार्टिकल क्या किया कि इसी एनर्जी को लेकर वो क्या किया, आगे बढ़ा। पार्टिकल नहीं भागता है, ये पार्टिकल अपने अगल, इसके बगल वाला जो पार्टिकल होगा ना, अपने एनर्जी अगले को दे देगा, ये अपना एनर्जी फिर अगले को दे देगा, ये अपना एनर्जी अगले को दे देगा। ऐसी एनर्जी आगे की ओर जाते हुए नजर आती है। जो एनर्जी जाती है तो लगता है कि साहब वेव हमारी आगे की ओर जा रही है। पक्का? तो अगर हम कहें कि एक तरंग है जो इधर की ओर जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से या वेग से, पक्का? पहले इसका मतलब समझा कि अगर कोई वेव है जो जा रही है कितने रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इसका मतलब तुम बताओ कौन जा रही है 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार? एनर्जी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। जो एनर्जी हम यहां पर दिए हैं वही एनर्जी यहां से लेके वहां तक जा रही है। पक्का? और एनर्जी का मतलब क्या होता है? वेव। तो आपको ये वेव बनते हुए नजर आ गया। बात समझ में आ रही है? तो एक चीज पहले स्टार दे के लिखना है कि साहब कि ज्ञान के बारे में पर लिख लीजिए, ज्ञान की बात। ज्ञान की बात में सबसे पहले आपको लिखना है कि अगर कोई वेव, हेलो, अगर कोई वेव v वेलोसिटी से चलती है तो कहा जाएगा कि सर एक वेव जा रही है। जैसे सुन रहे, क्या हमारी साउंड की रफ्तार है? यस सर। साउंड की रफ्तार एयर में, हवा में कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। याद कर रखना, कब काम दे देगा। नहीं आया? साउंड की रफ्तार हवा में कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आगे पढ़ाएंगे हम आपको, लेकिन क्या हमको याद है ये सब चीजें? तो हम ध्वनि क्या है? तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। तो ये जो चाल बोल रहे हैं इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक ध्वनि जा रही है 330 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। का मतलब जो एनर्जिया है वो दौड़ रही है कितने रफ्तार से? 330 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। प्रकाश के लिए बोला जाएगा तो उसकी चाल है 3 गुने 10 पावर 8 मीटर। प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। एक मतलब सन से जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी की चाल कितनी है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। पक्का समझ में आ गया? तो कह रहे हैं कि सर अगर कोई वेव भी वेग से चलती है, इसका मतलब एनर्जी भी वेलोसिटी से है। अब समझ में आ गया बेटा कि कोई वेव जा रही है v वेलोसिटी से, मतलब एनर्जी जा रही है v वेलोसिटी से। मोबाइल नहीं चलाइए विद्यार्थी, ठीक है? मोबाइल चलाइएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि क्लास अपने स्पीड में है, थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं करेंगे ना हर एक पॉइंट्स को बेटा तो हम लोग पीछे होते जाएंगे। सुनिएगा, ये समझ में आ गया हम लोग को? आइए अब कहते हैं क्या कि सर ये जो वेव है तो हर एक वेव के पास अपनी कुछ होती है बेटा, वेवलेंथ। क्या होती है बेटा? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कहते हैं मास्टर साहब तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? तो टोटल 5 चीज पढ़ना है, सुन ले, आप खूब याद करके रखना तो पूरा वेव तुम्हारा समझ में आएगा। अभी यहाँ फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री तक सब आएगा। एक हमको पढ़ना है वेवलेंथ, दूसरा पढ़ना है एम्पलीट्यूड, तीसरा पढ़ना है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ द वेव। पक्का? ये 5 चीजें पढ़ना है। और 5 चीजों का क्या हम लोग को यूज मिलता है कि नहीं मिलता है? हर एक जगह मिलता है। जो आपसे पूछते हैं तो आप बता नहीं पाते हैं। बोल हाँ या ना यार? क्लास में कभी कभी पूछते नहीं कि वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या है, तो मुंह बात देते हैं आप लोग, है ना? तो यही चीज पूरा एकदम याद करो। आओ है ना, देख, सबसे पहले हमको पढ़ना है बेटा वेवलेंथ किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वेवलेंथ। वेव को समझना है तो इन छोटे छोटे चीजों को समझना पड़ेगा। और वेवलेंथ को
हम दिखाते हैं एस लैम्डा से। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? लैम्डा। क्या बोलते हैं बेटा? तो कहते हैं क्या कि वेवलेंथ किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। क्या बोलेंगे बेटा? तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? आइए, कहता है क्या कि सुनिएगा, कहता है खूब ध्यान सुनना। कहता है क्या कि सोचो कि जैसे मान लो कि ये वेव यहां से चली 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 चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है। देख यहां तक वेव पहुंची। तुम कायदे से अगर देखोगे, अगर इसके बाद अगर वेव चल रही है तो क्या इसी पॉइंट को ये फिर से रिपीट कर रही है? नहीं आया। कि जो पूरा पथ है क्या फिर से यहां से रिपीट होने वाली है? मतलब है इतना काट के आगे लगा दो, बतिया हुए ना होगा। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया तो फिर से बोलना है सर उसी के लिए पढ़ा रहे हैं। ये बैच में हमको सिलेबस भगाने कोई हो सकता है। इस बैच इसलिए है कि सर हमको कुछ चीज नहीं आता है, जीरो लेवल पे है तो हमको हायर लेवल पे जाना है सर, इसलिए ये बैच है। क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सोच में बैठे हुए हैं कि सर हमारा फिजिक्स अच्छा हो जाए, और हमको अगर चीज नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछना है, 10 बार पूछना है। इसमें आप पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर हमको फिर से समझा दीजिए, 10 बार समझा दी, लेकिन कंप्लीट होने के बाद सर वो नहीं समझ में आया, ये अच्छा बात नहीं है। हमको अभी समझ में नहीं है तो अभी पूछेंगे सर आपको फिर से समझा दो, है ना। ये कोई बैच नहीं है बेटा, है ना। चलिए देखो, तो यहां से वेव चली 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 यहां तक पहुंची। अगर इसके बाद जब वेव चलेगी तो लग रहा है इसी वेव को क्या ये वेव दोबारा रिपीट करने वाली है, दोबारा दोहराने वाली कि नहीं है? नहीं आया। इसी को यहां से काट दो, तो काट दो, यहां से रखोगे तो फिर इसी के ऊपर ना लैपिंग हो जाएगा। तो कहता है सुन कि यही वह मिनिमम दूरी है। देख तो यहां से लेके यहां तक की ये जो दूरी, देख तो यही ना दूरी, यह वह मिनिमम दूरी है जिसमें वेव अपने आप को क्या रिपीट करने वाली है। इसके बाद बोलो, इसके बाद वेव चलेगी तो रिपीट करेगी कि नहीं करेगी? दोहराएगी कि नहीं दोहराएगी? तो कहता है वेवलेंथ किसे कहते हैं, तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? तो वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिसमें तरंग अपने आप को दोहराना चालू कर दे, रिपीट करना चालू कर दे, उस मिनिमम डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ किस दिखाएंगे? तो इसलिए इसी को बोलते हैं एक वेव। हेलो, इस पूरे को क्या बोलेंगे? एक वेव। यहां से यहां तक चलेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ये दूसरा का वेव। मतलब ये भी एगो वेव है तो एगो वेव ये, एगो वेव ये, तो दो वेव हो गया। समझ में आ रहा है? सोचो, अगर मान लो विद्यार्थी की कोई वेव यहां से चली है, मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये स्टार्टिंग ये वाला पॉइंट यहां पर है ना। तो अगर कोई वेव मान लो कि यहां से चली है, तो चली चली मान लो कि यहां चली 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 चली, तब देखो तो एक वेव हो गया, हो गया, वेरी गुड। तो देखो अगर यहां के बाद फिर से जब चलेगी तो क्या इसी पॉइंट को रिपीट करना चालू कर देगी बेटा? पक्का। तो इस मिनिमम डिस्टेंस को भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? वेवलेंथ बोलेंगे। मतलब जहां से चली अगर उसी पॉइंट पर अगर पहुंच जाती है तो उस मिनिमम डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। समझ में आ गया वेवलेंथ किसे कहते हैं? तो जैसे आपको कहा जाए कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो अब माइंड में डायग्राम आना चाहिए। अरे साला एगो वेव का जो वेवलेंथ होता है ये ना, इसी का मतलब इसका मान किसी का ज्यादा होगा, इसका मान किसी का, जैसे एक वेव ऐसे होगा, माइंड में सेट होना चाहिए सर इसका वेवलेंथ कम है, इसका वेवलेंथ, फीलिंग आया नहीं आया? किसी का वेवलेंथ कम होना, किसी का वेवलेंथ ज्यादा होना। क्लियर है? हाँ। तो कहता है क्या? कहते हैं कि वेवलेंथ किसे कहते हैं? तो कहिएगा, वेरी गुड, द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस in which a wave start repeating itself is called wavelength. It is denoted by लैम्डा, है ना।
तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? वह दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिसमें अलग अलग बुक में 1000 डिफिनीशन मिलेंगे। यह किसी बुक का डिफिनीशन, ये हम लोग का अपना डिफिनीशन, जिससे हमारी चीजें हमारी सरल हो जाए और आसानी से हमको समझ में आए, है ना। हाँ, लेकिन डिफिनीशन गलत नहीं है। वह न्यूनतम दूरी जिसमें तरंग अपने आप को दोहराना शुरू करे, दोहराना शुरू करे, उस न्यूनतम दूरी को, चुपचाप मत बैठना बेटा, बोलते रहना, है ना। हम यहां लिख रहे हैं मतलब तुम बोलते रहो कि तुम लिख रहे हो, तब मजा आएगा, तब जब ज्ञान आएगा तुम्हारे में अंदर। उस न्यूनतम दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। हाँ, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा द्वारा करते हैं। इट्स ओके। कई बार अब यहां से आपको कभी भी बोर्ड से एग्जामिनेशन में साहब ये नहीं पूछा है कि वेवलेंथ किसे कहते हैं, लेकिन वेवलेंथ के यूनिट के बारे में जरूर पूछा है कि साहब वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, मतलब वेवलेंथ को मापेंगे किस में, है ना। तो हाँ, वेरी गुड। देखो, यहां से लेके यहां तक दूरी है सर, न्यूनतम दूरी ना कह रहे हैं, तो दूरी को किसमें मापा जाता है? मीटर में। दूरी किसमें मापा जाता है? तो इसलिए यहां पर लिखा जाएगा स्टार देके SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ ना, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होगा बेटा? तो वो होगा आपका मीटर। क्या होगा बेटा? मीटर। अब मीटर को किसे दिखाएंगे? M से। लेकिन होता क्या है कि सभी साउंड जा रही है तो आपको साउंड दिखाई देती है, लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। तो असल में ये जो वेवलेंथ होती है ना किसी वेव की, ये बहुत छोटी होती है। क्या होती है बेटा? छोटी नहीं होती है, बहुत छोटी होती है। अब बहुत छोटी का मतलब बहुत छोटी, असला कह रहा है कि वेवलेंथ को मीटर में मापो। किसमें मापो? तो मीटर तो एगो मीटर इतना बड़ा होता है बेटा। अब साला इतना बड़ा बड़ा वेवलेंथ हो जाएगा तो साहब मजा आ जाएगा, वेव पकड़ के खेले लगे, झूला मारेंगे। बोल हाँ या ना यार? तो कह रहा है क्या कि सर असल में वेवलेंथ इतनी बड़ी, उसको मीटर में मापा नहीं जा सकते, वो बहुत छोटी होती है। तो जैसे सोना है, अब हम मार्केट में जाए कह गए चलो तो 5 किलो सोना देता। अब सोच जिस दुकान में जाएंगे वो मार का मुंह फुला देगा, तो रोका दे मेरे सोना लेके, अब वो 5 किलो चल नहीं भगा देगा। समझ में आ रही है? सोना कितना महंगा है, 5 किलो सोना। तो हम लोग जानते हैं तो कैसे कहते हैं, तू भरी के तेन चैन दिखाइए भाई, आपको बैठाएगा, चाय पिलाएगा, दू भरी किनारे दू भर। तो इसलिए भर क्या है? द्रव्यमान को मापा जाता है, लेकिन छोटी इकाई है। द्रव्यमान की कौन सी इकाई है? छोटी इकाई। किलोग्राम द्रव्यमान को ही मापा जाएगा, लेकिन कैसी इकाई है? बड़ी इकाई है। वैसे ही साहब तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, इस छोटी इकाई को बेटा मापने के लिए नया इकाई बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉन। तो वेवलेंथ आर generally measured, MEASURD, measured in angstrom, ANGUSTRUM। और एंगस्ट्रॉन को दिखाते ए, एक मुड़िया के ऊपर में 0 लगा देना, एंगस्ट्रॉन उसको बोलते। क्या बोलते बेटा? ऐसा सिंबल दिखाई देगा, कहीं एंगस्ट्रॉन नहीं लिखा रहेगा, एंगना लिखा रहेगा, सब जगह क्या यूज करेगा? सिंबल। बिहार बोर्ड में पूछा है, जाके देखना। कहता है कि मतलब प्रायः तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है।
जैसे अब हम सोना खरीदने जाते हैं बेटा, तो हम कहते हैं कि सोना कितना होता है, तो एक भर जो होता है 10 ग्राम के बराबर। अरे यार, तो हमको समझ में आ गया कि 2 भर का मतलब 20 ग्राम लेने वाला है ना। वैसे ही साहब हमको पता होना चाहिए कि एंगस्टन मतलब कै मीटर। रुक, सबसे पहले पूछेगा एंगस्टन किसकी इकाई होती है, तो लंबाई की। एंगस्टन से क्या मापा जाता है, लंबाई। कैसे, तो कहिएगा कि एक एंगस्टन जो होता है, बोल बोल, 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होगा। पक्का बेटा? तो एक एंगस्टन 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर, मतलब ये बहुत छोटी वैल्यू हो गई ना बेटा, एकदम याद हो गया। कहीं कहीं तरंगदैर्घ्य को एंगस्टन में, मैक्सिमम एंगस्टन में मापा जाएगा, और कहीं कहीं नैनोमीटर में, कहीं नैनोमीटर, नैनोमीटर, नैनो मतलब 10 के पावर माइनस 9। अब मीटर का मतलब मीटर। नहीं आया, याद करना है। एक नंबर में पूछा है, आपके बोर्ड्स में पूछा गया ये क्वेश्चन है, एक एंगस्टन कितना मीटर के बराबर, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर। पक्का? और कभी कभी हम वेवलेंथ को किस में मापते हैं, नैनोमीटर में। तो एक नैनोमीटर 9 हो गया ना, नैनो तो 9, 10 के पावर माइनस 9, तो एक नैनोमीटर 10 के पावर माइनस 9 मीटर के बराबर हो गया। वेवलेंथ एकदम समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट एक टर्म आता है सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, AMPLITUD, एम्पलीट्यूड। आयाम, आयाम किसे कहते हैं, आयाम को हम लोग दिखाते हैं बेटा ए से। आयाम को किसे दिखाया जाता है, ए से। कहते हैं मास्टर ये आयाम क्या है, तो सुन, हाँ वेरी गुड एक्सीलेंट बेटा। हमको डिफिनीशन नहीं चाहिए, हमको समझ चाहिए। आयाम मतलब हाई वाला आयाम होना चाहिए। आप इतना भी कोई सर हाई वाला को आयाम बोलते हैं, उतने से हम संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सब डिफिनीशन आपके बोर्ड्स में नहीं है। हमको इस बात का फील होना चाहिए कि सर दिस इज द वेवलेंथ, बड़ा वेवलेंथ, छोटा वेवलेंथ, अरे है ना बोल। आप इतना भी करिएगा तो हमको समझ में आ जाएगा। अब कहते हैं आयाम किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। तो देखो ये मीन पोजीशन था, रस्सी पकड़े हुए हैं, कोई क्या करेगा, रस्सी को ऐसे ऐसे हिलाएगा। और जिमो में देखते हैं कि रस्सी को ऐसे ऐसे हिलाता है सब, अरे है ना तो बोल। हम लोग को रस्सी हिलाना होगा तो हम लोग कैसे रहते, पकड़े ऐसे ऐसे हिलाते हैं, बोला है ना। तो एगो ऐसे ऐसे हिला रहा है और एगो ऐसे ऐसे हिला रहा है, बोला है ना। इस वाले आदमी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहीं तक हो रहा है, अधिकतम विस्थापन यहीं तक हो रहा है, रस्सी को हम यहीं तक ले जा रहे हैं, फिर मैक्सिमम उतना ही नीचे ले जा रहे हैं। तो किसी पार्टिकल का मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, और है ना तो बोल, अधिकतम विस्थापन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, आयाम। मतलब तुम जितना ऊपर नीचे कर रहे हो इसी को आयाम बोलते हैं। आयाम बढ़ गया, आयाम घट गया। मतलब डायग्राम के अनुसार अगर चला जाए तो देखो, इस वेव का ई वाला पार्टिकल अभी देखो तो क्या मैक्सिमम यहां तक जा चुका है, अब इसके ऊपर ये जा सकता है। मतलब इसी मैक्सिमम विस्थापन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम। देखो तो इस कण का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही ना हुआ है, अधिकतम विस्थापन यहीं तक जा सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम, है ना। तो आयाम समझ में आ गया। एम्पलीट्यूड किसे कहेंगे, क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम displacement of a particle from its mean position ना, from its mean position। मीन पोजीशन याद है हम लोग को, कौन सा, जहां से हिलाए थे सर, आई मीन पोजीशन, from its mean position is called एम्पलीट्यूड। किसी कण का साम्यावस्था से चलो पढ़त ना जा, किसी कण का साम्यावस्था से
अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते। अच्छा, तो सर आयाम को किस में मापा जाएगा? मीटर में। यो लंबाई न है, विस्थापन न है, इसको भी किस में मापा जाएगा? समझ में आ गया? तो साहब SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड बराबर क्या जाएगा? अब सुन, कोई बार आपसे पूछ देगा कि हम अभी आपको रोज सोचते हैं लिखवाते, लेकिन लिखवा नहीं पाए आज तक, कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है, जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है, तो परावर्तन में आयाम बदलता है कि नहीं बदलता है? क्वेश्चन पूछ दिया, अब साला आयाम के बारे में आइडिया नहीं, आयाम क्या होता है? अरे है ना, तो बोल। तो जैसे इस प्लेन का यही आयाम हो गया ना, बोल ना, वेव होगा, यही ना आयाम हो गया। तो सोचो, उधर से लाइट आती है, लाइट आ रही, सतह से जब टकराती है, तो जब टकराएगी तो कहीं धंसना चाहेगा नहीं जाएगा? अरे यार, धंसना चाहेगा, तो ये आयाम क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो जब परावर्तन होता है, अरे है ना, तो बोल, तो उसमें तो सतह से टकराती ना है बेटा, और जब सतह से टकराती है, टकरा के जब निकलती है, तो इसका आयाम क्या हो जाता है? बदल जाएगा। अरे यार, उसका आयाम क्या हो जाएगा? बदल जाता है। तो हमको आयाम के बारे में आइडिया रहे तब ना कि सर ये आयाम होता है। तो ये आयाम हमको पता चल गया, जब परावर्तन होता है तो सतह से टकराएगी तो धंस जाएगा। लेकिन यही लाइट अगर ऐसे आती तब इसका आयाम बदलता, हैंग आ जाती बेटा, कोई दिक्कत वाली बात बेटा नहीं। तो साहब आज के लिए क्लास इतना ही रोका जाए, है ना, आराम से, बस 1 सेकंड रुकिएगा बेटा, है ना, क्लास ओवर हो गया आपका।